हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कि इसके विभिन्न नाम क्या रहे हैं, इन सब पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लेके आई हूँ। क्योंकि देखिए, इस पे मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुकी थी। कुछ समय पूर्व ही मैंने आप सभी को हिंदी साहित्य का काल विभाजन के ऊपर जो है टॉपिक बनाया था, लेकिन यहाँ पर एक क्विक रिवीजन हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक से अब मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो इसलिए एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो हिंदी साहित्य का सबसे पहला विभाजन जो है जॉर्ज गैरिसन के द्वारा जो किया गया वो कुछ इस प्रकार से था। तो इन्होंने जो है हिंदी में अपना जो साहित्य है, हिंदी भाषा में जो है इनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो गारसा द तासी ने लिखा था, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो फ्रेंच थी। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखने का श्रेय जिनको जाता है वो जॉर्ज गैरिसन है। तो यहाँ हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य का जो ये विभाजन है वो कितने भागों में किया है और क्या क्या उनके नाम रहे हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इनकी पुस्तक हो गई, ये मुख्य रूप से पुस्तकों के ऊपर प्रश्न आता है, और इन्होंने जो है 11 भागों में इसको विभाजित किया है। पहला है चारण काल। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि चारण काल और को विभाजित करने वाले, चारण काल से इसकी शुरुआत करने वाले कौन से लेखक हैं, इतिहासकार हैं। तो इन्होंने जो है चारण काल से शुरुआत करी थी। 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। इनके द्वारा जो है इन 11 भागों में विभाजित किया गया। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला काल विभाजन जो है मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। इसमें जो है इन्होंने काल विभाजन कुछ इस प्रकार से किया है। पहला इनका था प्रारंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल और फिर परिवर्तन काल। अब प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। ठीक है, तो इसका समय है 643 से 1286 ईस्वी, 1286 से 1387 ईस्वी। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका समय है 1388 से लेके 1503 ईस्वी और 1504 से 1623 ईस्वी। इसके बाद आ जाता है अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, जिसका समय है 1624 से 1733 ईस्वी पूर्व का, और उत्तर का है 1734 से 1832 ईस्वी। वहीं पे परिवर्तन काल, जिसका समय है 1833 ईस्वी से 1868 ईस्वी। ठीक है, ये मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी का, तो देखिए, अभी हाल ही में आपकी परीक्षा में बिहार एस्टेट में प्रश्न पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा समय अवधि दी गई थी कि 1050 से जो है समय अवधि मानी गई है, तो किसके द्वारा? तो शुक्ल जी ने जो है इसकी समय अवधि आदिकाल को जो है इसकी शुरुआत जो है हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत 1050 संवत से की है। तो कुछ इस प्रकार से जो है प्रश्न बन के आते हैं इस पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1927 ईस्वी, लेकिन देखिए प्रकाशन वर्ष इसका 1929 है, और परीक्षा में प्रकाशन वर्ष भी कई बार पूछा जाता है इनकी पुस्तक का, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इनका विभाजन कुछ इस प्रकार से था। वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल, विक्रम संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल, विक्रम संवत 1700 से 1900, गद्य काल यानी कि आधुनिक काल, विक्रम संवत 1900 से अब तक। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो वो नाम देने वाले हैं शुक्ल जी, और वीर गाथा काल नाम देने वाले भी शुक्ल जी हैं, और इनके द्वारा जो समयावधि है वो सर्वमान्य है। तो आप इसको प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस पे प्रश्न 2-4 बन जाते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इनके द्वारा काल विभाजन किस प्रकार का है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन स्वीकार किया, परंतु काल विभाजन में थोड़ा परिवर्तन किया। अब इनका परिवर्तन है कि जो आदिकाल की समयावधि है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, भक्ति काल 14वीं से 16वीं शताब्दी तक उन्होंने 17वीं माना था, यहाँ पे इन्होंने 16वीं तक माना है। और रीति काल 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, आधुनिक काल 19वीं से अब तक का जो समय है। ठीक है, अब इसमें आदर्श काल विभाजन हम किसको कहेंगे कि सबसे आदर्श वर्गीकरण और काल विभाजन क्या है जिसको सबने माना हो, जो सर्वमान्य हो। तो देखिए, आदिकाल की जो समयावधि है जो सर्वमान्य है वह 1000 से लेके 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी तक, रीति काल 1650 से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक है, अब आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 तक, फिर जागरण सुधार काल यानी कि द्विवेदी युग। ये भी पूछा जाता है कि पुनर्जागरण काल का अन्य नाम क्या है या भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है। ठीक है, वहीं पे द्विवेदी युग का भी पूछा गया है कि जागरण सुधार काल किसे कहा गया है, तो ये नाम जो है वो भी याद कर ले। तो इसका समय है 1900 लेके 1920 तक। छायावाद काल 1920 से 1936 तक, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1953, और फिर उसके बाद बात करें तो प्रयोगवाद 1943 से 1953, और उसके बाद नवलेखन काल 1953 से लेके अब तक का समय। और ये जो है हिंदी साहित्य का आदर्श काल विभाजन है, एक आदर्श वर्गीकरण है। ठीक है, अब इसका वर्गीकरण क्या हुआ है, किस प्रकार का हुआ है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आदिकाल जिसको वीरगाथा काल कहा गया है, इसका देखिए सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये आदिकाल भी आगे कई भागों में विभाजित है, जिसके अंतर्गत आप सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, प्रकीर्णन साहित्य, अपभ्रंश काव्य और फुटकल रचनाएं, तो ये सभी चीज़ें आप आदिकाल के अंतर्गत पड़ती हैं। वहीं पे मध्यकाल की बात कर ले तो ये दो भागों में भक्ति काल और रीति काल में विभाजित है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। इसके अंतर्गत आप राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, आख्यान काव्य और फुटकल रचनाएं पढ़ते हैं। वहीं पे बात करें रीति काल की तो इसको उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है, और इसके अंतर्गत आप रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों के बारे में पढ़ती हैं, उनकी रचनाओं के बारे। वहीं पे आधुनिक काल यानी कि गद्य काल, इसके अंतर्गत जो ये विभाजित है वो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। फिर उसके बाद छायावादी युग आगे जो है छायावाद और छायावादोत्तर युग में विभाजित हुआ है। छायावादोत्तर युग कह लें या फिर शुक्लोत्तर युग में कह लें। फिर उसके बाद छायावादोत्तर जो है वो आगे विभाजित है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता या फिर समकालीन कविता में। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से हिंदी साहित्य का विभाजन हुआ है। तो कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए ये एक बढ़िया अच्छा खासा नोट्स है इन चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। ठीक है, तो कौन कौन से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख परंपरा जो है अपनाई जाती है, तो इसके लिए 5 प्रमुख विधियां जो है अपनाई जाती है। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। तो इस पद्धति में वर्णमाला अक्षर के अनुसार यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार वर्णन किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग जो है आप पढ़ते हैं ना अल्फ़ाबेट यानी कि A B C D, तो A से जिसका नाम आया जिस कवि का उसका पहले है, फिर B से, फिर C से, फिर D से। तो वर्णमाला अक्षर के अनुसार जो है इसमें कवियों का वर्णन दिया गया है, और इस पद्धति में अब गारसा दसासी और शिव सिंह सेगर को कह सकते हैं कि इन कवियों के द्वारा जो है वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई है। अगला है कालक्रमानुसार पद्धति। इस पद्धति में कवियों का वर्णन उनके जन्म वर्ष के अनुसार किया जाता है। तो कवियों व लेखकों को जन्म के अनुसार वर्णन जो है मिश्र बंधु ने
अपनी पुस्तक में जो है कालक्रमानुसार जो है वर्णन किया है। इसके बाद विधेयवादी पद्धति, तो इस पद्धति के जन्मदाता फ्रांस के विद्वान तेन माने जाते हैं, विधेयवादी पद्धति के, ठीक है। यह सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है। इस पद्धति को 3 भागों में बांटा जाता है, जाति, वातावरण और क्षण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति के आधार पर ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है, इसलिए ही उनके इतिहास ग्रंथ को सच्चे आदर्शों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। इसके बाद आ जाता है वैज्ञानिक पद्धति। तो इस पद्धति में तथ्यों की जांच कर विश्लेषण किया जाता है। वैज्ञानिक में क्या होता है, तथ्यों की जांच किया जाता है, फिर निष्कर्ष पर पहुंचकर इतिहास लिखा जाता है। और इसका उदाहरण जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी पुस्तक वैज्ञानिक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में लिखा है। अब यहाँ से वैज्ञानिक से आप वैज्ञानिक पद्धति ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है समाजवादी पद्धति। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। यह पद्धति इतनी लोकप्रिय नहीं हुई है क्योंकि यह समाज को 2 वर्गों, शोषक और शोषित में बांटती है, ठीक है। तो ये 5 पद्धतियाँ जो है अपनाई गई है। कई बार पूछते हैं कि कौन सी पद्धति जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन सी पद्धतियाँ जो है अपनाई जाती है। तो ये 5 प्रकार की पद्धति है। वर्णानुक्रम, जिसमें गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर आते हैं। वहीं पे कालक्रम अनुसार, जिसमें मिश्र बंधु आते हैं। विधेयवादी, जिसमें शुक्ल जी आते हैं। वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें गणपति चंद्र गुप्त आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।